गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। आज है 5 अगस्त और आज के इस सेशन में 5 अगस्त से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। भारत के 10 और स्थल रामसर सूची में हुए शामिल। भारतीय वायुसेना 2025 तक मिग-21 वायसन विमान को करेगी बाहर, सुकोई 30 लेंगे इनकी जगह। लोकसभा में पारित हुआ वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021। युवा कवि सौम्य मालवीय को दिया जाएगा भारत भूषण अग्रवाल कविता पुरस्कार। सऊदी अरब में मिला 8000 साल पुराना मंदिर। सुरेश एन पटेल ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के तौर पर की शपथ ग्रहण। आईएफएस श्वेता सिंह प्रधानमंत्री कार्यालय में निर्देशक नियुक्त, 3 साल का होगा कार्यकाल। भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निर्देशक बने अगस्त तानो कुआमे। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला औरंगाबाद बना प्रथम शहर। दुनिया का पहला वर्टिकल शहर बनाएगा सऊदी अरब। 20 मिनट में एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचेंगे लोग। लंदन स्थित कंपनी डीप माइंड ने अल्फाफोर्ड का उपयोग करके 200 मिलियन से अधिक प्रोटीन आयामी संरचनाओं की भविष्यवाणी। अब डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स कल के सेशन के बारे में। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, क्विक रिवीजन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली स्थायी महिला दूत के रूप में कार्यभार संभाल लिया है रुचिरा कंबोज ने, और इन्होंने टीएस त्रिमूर्ति का स्थान लिया है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में भारत हिस्सा लेगा। सुर्खियों में रहा SSLV रॉकेट कौन लॉन्च करेगा, तो इसे इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। 7 अगस्त को ये लॉन्च होगा और इसकी लॉन्चिंग होगी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार करने वाले पिंगली बैकैया की 146वीं जयंती मनाई गई है। सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका ने चिप बिल्स हाल ही में पारित किया है। ONGC पैरा गेम्स 2022 का उद्घाटन किया गया श्री हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा। अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहली बैठक आयोजित की गई नई दिल्ली में। टेबल टेनिस में भारतीय पुरुष टीम ने सिंगापुर को हराकर गोल्ड जीत लिया है। खबरों में रहा स्ट्रीट व्यू सर्विस, इसका संबंध गूगल मैप से है। भारत की पहली 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में कौन सी कंपनी शीर्ष बोलीदाता के रूप में उभरी है? रिलायंस जियो। तो फ्रेंड्स, ये था कल का करंट अफेयर। अगर आप लोगों को डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। तो हाल ही में कितने भारतीय स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है? फ्रेंड्स, आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, तो याद रखेंगे। हाल ही में 10 स्थलों को, भारत के 10 स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। यानी कि अब रामसर साइट में भारत के जो स्थल हैं वो कितने हो गए हैं? तो 64 हो गए हैं। आइए डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि जो रामसर सूची है इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स। तो आप सभी को ज्ञात होगा कि आर्द्र भूमियों का ये एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क विकसित करना और इसे सुरक्षित रखना है, जो इनके पारिस्थितिकी तंत्र घटकों, प्रक्रियाओं और लाभों के संरक्षण के जरिए वैश्विक जैव विविधता की सुरक्षा और मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। अब डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से 10 स्थल हैं जिन्हें हाल ही में रामसर साइट में शामिल किया गया है। नाम बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए याद रखिएगा। तो फ्रेंड, तमिलनाडु के 6 स्थलों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। कौन कौन से 6 स्थल हैं, आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके। कोंथमकुलम पक्षी अभयारण्य, जो कि आपको तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलेगा। मन्नार की खाड़ी समुद्री जीव मंडल रिजर्व। बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु में। बेलोट पक्षी अभयारण्य, बेथांगल पक्षी अभयारण्य और उदय मर्थनपुरम पक्षी अभयारण्य। फ्रेंड्स, आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है ये नाम, तो याद रखिएगा, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे। उड़ीसा का एक स्थल शामिल किया गया है जिसका नाम है सतकोशिया गॉर्ज।
गोवा की नंदा झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। कर्नाटक का रंगनाथीटू पक्षी अभयारण्य, फ्रेंड्स ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कर्नाटक की ये पहली रामसर साइट है। याद रखेंगे, कर्नाटक की पहली रामसर साइट कौन सी है, तो रंगनाथीटू पक्षी अभयारण्य है। मध्य प्रदेश का सिरपुर आर्द्र भूमि को रामसर स्थल में शामिल किया गया है, यानी कि 10 नए स्थल शामिल किए गए हैं और अब संख्या हो गई है 64। आगे डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 5 नए स्थलों को आर्द्र भूमि का दर्जा दिया गया था कुछ समय पहले। वो 5 नए स्थल कौन कौन से थे, रिवीजन कर लेते हैं एक बार। तो तमिलनाडु की 3 आर्द्र भूमि स्थल थी, जिसमें था करिकिली पक्षी अभयारण्य, पल्लीकलनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट और पिचबरम मैंग्रोव। मिजोरम का एक स्थल था पाला आर्द्र भूमि। मध्य प्रदेश में एक आर्द्र भूमि स्थल था सांके सागर। इन्हें हाल ही में ही शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से। खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य जो कि आपको देखने को मिलेगा गुजरात राज्य में, और फ्रेंड्स 2 फरवरी 2022 को इसे भी रामसर साइट में शामिल किया गया था। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है, ये भी रामसर स्थल है। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य जो कि आपको हरियाणा राज्य में देखने को मिलेगा, और ये हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है, और यह मानव निर्मित मीठे पानी की भी आर्द्र भूमि है जो कि रामसर स्थल है और हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा। आगे डिस्कस कर लेते हैं। रामसर जो कन्वेंशन है ना फ्रेंड्स, ये कब हुआ था, तो 2 फरवरी 1971 को हुआ था। रामसर स्थान कहाँ पर है, तो ये आपको ईरान में देखने को मिलेगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं, तो आप सभी को याद रखना है 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि ओजोन दिवस कब मनाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही मैं आप सभी को बता दें कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं डिटेल से। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीबीसी के रूप में किसने शपथ ग्रहण कर ली है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल ने फ्रेंड्स केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है। शपथ किसके द्वारा दिलाई गई है, तो इस समय हाल ही में नई जो प्रेसिडेंट बनी है ना द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने ही इनको शपथ दिलाई है, जैसा कि आप सभी इस पिक के माध्यम से समझ सकते हैं। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये 3 नाम भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, के वेणुगोपाल, गिरीश चंद्र मुर्मू और एन.के. सिंह। इनके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, शपथ याद रखेंगे, जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है उसे शपथ कौन दिलाता है, तो भारत का प्रेसिडेंट दिलाता है। इस समय भारत की नई प्रेसिडेंट कौन बनी है, द्रौपदी मुर्मू बनी है। ठीक है, आगे डिस्कस कर लेते हैं सीबीसी के बारे में। तो फ्रेंड, जो सीबीसी है ना, इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिशों पर की गई थी, तो याद रखेंगे 1964 में के संतानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिश पर सीबीसी की स्थापना की गई थी। वर्ष 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम द्वारा इसे सांविधिक दर्जे की पुष्टि की गई, यानी कि इसे सांविधिक दर्जा कब दिया गया था, तो 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम द्वारा इसे दिया गया था। यह एक स्वतंत्र निकाय है और यह केवल संसद के प्रति जिम्मेदार है, ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है। और यह अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है, तो प्रेसिडेंट को सौंपता है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। शपथ भी कौन दिलाता है, तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वही इनको शपथ दिलाते हैं। आगे डिस्कस करेंगे। गठन कब किया गया था, फरवरी 1964 में। उद्देश्य क्या है, सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करना। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और नियुक्तिकर्ता यानी कि नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा इन्हें शपथ दिलाई जाती है। तो इतनी जानकारी आप सभी को केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में याद रखनी है, हो सकता है आगामी परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए। आगे डिस्कस करेंगे अन्य पॉइंट के बारे में। ठीक है, तो भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी कौन है वर्तमान में, के वेणुगोपाल है, नाम याद रखना है।
और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री NK सिंह है। और राजीव कुमार कौन है? तो ये वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई थी। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 को किसने मंजूरी दे दी है? तो फ्रेंड, जो वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक है ना 2021, इसे लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है हाल ही में। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस विधेयक के बारे में। तो लोकसभा ने वन्य जीव संशोधन विधेयक 2021 पारित किया है, जो वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी कि साइट के क्रियान्वयन का प्रावधान करता है। और यह वन्य जीवन अधिनियम 1972 में संशोधन भी करता है। विधेयक संरक्षित प्रजातियों की संख्या में वृद्धि और साइट को लागू करने का प्रयास करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था या कब पारित किया गया, तो 1972। ठीक है। साइट क्या है फ्रेंड्स? तो साइट एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, ये आप सभी को याद रखना है। साथ ही साइट की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। आगे डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार हैं। वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है और बैठक बुलाई जाती है। अनुच्छेद 108 में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 81 क्या है? तो लोकसभा की संरचना को ये परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्रधानमंत्री कार्यालय में निम्न में से किसे निदेशक या डायरेक्टर पद पर नियुक्त किया गया है? तो IFS अधिकारी श्वेता सिंह को प्रधानमंत्री कार्यालय में निर्देशक पद पर नियुक्त किया गया है। श्वेता सिंह को आप सभी पिक में देख सकते हैं। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे माधवी पुरीबोच, ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। सोनाली सिंह लेखा महानियंत्रक हैं। और शांति श्री धुलीपुड़ी, ये JNU की कुलपति बनी है, यानी कि JNU की पहली महिला कुलपति बनी है। तो चारों ही नाम आप सभी को याद रखना है। अब डिस्कस कर लेते हैं PMO के बारे में। PMO क्या है? बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से आज से भारत के प्रधानमंत्री के सीधे नीचे आने वाले नजदीकी अधिकारियों और कर्मचारियों के समूह से है। प्रमुख सचिव इसके सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। 1977 तक प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रधानमंत्री सचिवालय कहा जाता था, जिसे मोरारजी देसाई के मंत्रित्व काल में, यानी कि जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे तब इनके काल में प्रधानमंत्री कार्यालय कर दिया गया। पहले किस नाम से जाना जाता था? प्रधानमंत्री सचिवालय के नाम से इसे जाना जाता था। PMO प्रधानमंत्री को सचिवालय सहायता प्रदान करता है। तो PMO के बारे में बेसिक जानकारी आप सभी को याद रखनी है। डिस्कस कर लेते हैं टॉप महिला नियुक्ति, फटाफट रिवीजन। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, माधवी पुरीबोच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। और सोनाली सिंह भारत की नई महालेखा नियंत्रक बन गई हैं, लेखा महानियंत्रक। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति शांति श्री धुलीपुड़ी हैं। चलिए आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर किस देश में बनाया जाएगा? तो फ्रेंड, जो वर्टिकल शहर बनाया जाएगा ये बनाया जाएगा सऊदी अरब में। कुछ इस प्रकार का शहर ये सऊदी अरब में बनाया जाएगा, जैसा कि आप सभी इस पिक में देख पा रहे होंगे। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस शहर के बारे में। तो पहली बार ऐसा होगा कि कोई शहर फैलाव में नहीं बल्कि ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए बनेगा। इस शहर की जो लंबाई होगी वो 170 किलोमीटर होगी और चौड़ाई 200 मीटर होगी। इस शहर के एक तरफ से दूसरी तरफ तक 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। इस शहर की जो ऊंचाई होगी वो 500 मीटर यानी कि आधा किलोमीटर होगी। और इसके अंदर घर के ऊपर घर बनेंगे, यानी कि फैलाव में नहीं बल्कि लेयर फ्लैट स्टाइल में यहाँ पर घर बनाए जाएंगे। और ये पहली परियोजना है जिसे कहाँ बनाया जा रहा है? तो सऊदी अरब में इसे बनाया जाएगा। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया का तीसरा
सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो इंडिया में बनाया जा रहा है, जयपुर में। ठीक है। डेनमार्क के बारे में आप सभी याद रखेंगे। दुनिया का तैरता हुआ द्वीप कौन बना रहा है? तो डेनमार्क बना रहा है। कहाँ पर बना रहा है? तो उत्तरी सागर में बना रहा है। दक्षिण कोरिया के बारे में आप सभी याद रखेंगे कि दुनिया का तैरता हुआ शहर कौन बना रहा है फ्रेंड्स? तो दुनिया का तैरता हुआ शहर बनाया जा रहा है दक्षिण कोरिया के द्वारा। अब डिस्कस कर लेते हैं सऊदी अरब के बारे में। तो सऊदी अरब इस समय सुर्खियों में भी है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के दक्षिण पश्चिमी इलाके में अल फो साइट पर 8000 साल पुराने शहर की खोज की गई है। इसमें एक मंदिर और एक वेदी के कुछ अवशेष मिले हैं, जैसा कि आप सभी इस पिक में देख सकते हैं। मैप में आप सभी सऊदी अरब की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये है सऊदी अरेबिया, जिसकी कैपिटल है रियाद। सऊदी अरब की जो मुद्रा है वो सऊदी रियाल है। प्रधानमंत्री शाह सलमान है। जेद्दा सुरक्षा और विकास शिखर सम्मेलन कहाँ पर यह संपन्न हुआ था? तो सऊदी अरब में संपन्न हुआ था। साथ ही में सऊदी अरब के बारे में याद रखेंगे कि ऊंटों के लिए दुनिया का पहला होटल किसके द्वारा बनाया गया था? तो सऊदी अरब के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, निम्न में से किसने भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक का पदभार संभाल लिया है? तो फ्रेंड्स, भारत के लिए विश्व बैंक के जो कंट्री निर्देशक बनाए गए हैं ना, वो बनाए गए हैं अगस्त तानो कुआमे, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने जुनैद कमाल अहमद का स्थान लिया है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में यहाँ पर याद रखना है, इंदरमीत गिल। कुछ याद आया आप सभी को? इंदरमीत गिल को विश्व बैंक का अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है, हाल ही में, याद रखेंगे। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। तो विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? इंदरमीत गिल बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष सतीश पाई को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के नए अध्यक्ष बन गए हैं अल्वारो लारियो। भारत में बांग्लादेश के हाल ही में नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान को बनाया गया है। आगे डिस्कस कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो जो वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी ना, वो 1944 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी में है। अब जल्दी से बताइए कि नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। वर्तमान में अध्यक्ष डेविड मालपास हैं और विश्व बैंक का जो उद्देश्य है वो सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो डेटा का जो सार्वजनिक यातायात का जो डेटा है ना, उसे सार्वजनिक करने वाला पहला शहर बन गया है औरंगाबाद। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। गूगल के पास एनवायरमेंटल इनसाइट्स एक्सप्लोर नामक एक सुविधा है जो शहरों को कार्बन उत्सर्जन स्रोतों को मापने, विश्लेषण करने और उत्सर्जन को कम करने के लिए रणनीति तैयार करने में मदद करती है, जो वायु प्रदूषण को रोकने में भी काफ़ी मदद करता है। भारत में गूगल की पर्यावरण अंतर्दृष्टि एक्सप्लोर सुविधा केवल बेंगलोर, चेन्नई, पुणे और औरंगाबाद के लिए उपलब्ध है। गूगल ने देश के इन 4 शहरों में से औरंगाबाद को भारत के पहले शहर के रूप में चुना है, जिसका ट्रैफिक डेटा गूगल द्वारा सार्वजनिक रूप से जारी किया गया है और यह डेटा शहरों के लिए जलवायु कार्य योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत भूषण पुरस्कार से जो भारत भूषण पुरस्कार है ना, ये किसे दिया जाएगा फ्रेंड्स? तो भारत भूषण पुरस्कार दिया जाएगा सौम्य मालवीय को। सौम्य मालवीय को आप सभी पिक में देख सकते हैं। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस पुरस्कार के बारे में। तो प्रयागराज के युवा कवि सौम्य मालवीय को इस वर्ष का भारत भूषण अग्रवाल कविता पुरस्कार मिलेगा। और ये पुरस्कार इन्हें क्यों दिया जा रहा है? तो इनकी एक कविता है, कविता संग्रह है जिसका नाम है घर एक नामुमकिन जगह है। इसके लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। और इस पुरस्कार की जो घोषणा की गई ना, वो प्रति वर्ष 3 अगस्त को कविता के कीर्ति पुरुष भारत भूषण अग्रवाल के जन्म दिवस के अवसर पर की जाती है। तो याद रखेंगे, भारत
भूषण अग्रवाल कविता पुरस्कार दिया जा रहा है सौम्य मालवीय को। सौम्य मालवीय कौन है? तो ये कवि हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, खबरों में रहा MiG-21 क्या है? तो फ्रेंड्स इस समय ये सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि ये काफ़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है बार बार, जैसा कि अभी फिलहाल न्यूज़ में भी था ये, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक विमान है जो कि सोवियत संघ से खरीदा गया था, यानी कि वर्तमान रूस से। और अन्य ऑप्शंस के बारे में भी थोड़ा याद रख सकते हैं, जैसे कि ट्राइका जो कि DRDO द्वारा बनाया गया था, ये एक हथियार है। ड्रोन, ठीक है। और कवच के बारे में याद रख सकते हैं, ट्रेन टक्कर प्रणाली है ये, मतलब दो ट्रेनों की टक्कर को रोकने की एक सिस्टम है जिसका नाम दिया गया था कवच। आगे डिस्कस कर लेते हैं इसी विमान के बारे में कि ये सुर्खियों में क्यों है। तो भारतीय वायुसेना ने 30 सितंबर तक MiG-21 बाइसन विमान के एक और दस्ते को रिटायर करने वाली है। 2025 तक इसके शेष बेड़े को खत्म कर दिया जाएगा। इसकी वजह है कि सोवियत युग के लड़ाकू विमान भयानक दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में एयरफोर्स इन विमानों को बाहर निकालने की तैयारी में है। चलिए आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन के आकार और संरचनाओं की अत्यधिक सटीक भविष्यवाणी के लिए अल्फा फोल्ड नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण को किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने विकसित किया है? तो फ्रेंड्स जो अल्फा फोल्ड नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण है ना, इसे विकसित किया गया है डीप माइंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में कि आखिर ये है क्या। तो अल्फा फोल्ड एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी कि AI आधारित उपकरण है जो प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी करता है। यह डीप न्यूरल नेटवर्क नामक कंप्यूटर प्रणाली पर आधारित है और न्यूरल नेटवर्क बड़ी मात्रा में ठीक उसी प्रकार इनपुट डेटा का उपयोग कर वांछित आउटपुट प्रदान करते हैं जैसे मानव मस्तिष्क कार्य करता है, यानी कि जैसे हमारा माइंड कार्य करता है वैसे ही ये आउटपुट प्रदान करते हैं। कंपनी का नाम याद रखेंगे और साथ ही में याद रखेंगे अल्फा फोल्ड एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित उपकरण है। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। सतपुड़ा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा, सोन और जोहिला। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा से। भारत में नालंदा यूनिवर्सिटी किस राज्य में है? बिहार में। पुष्कर झील देखने को मिलेगी राजस्थान राज्य में। अजंता की गुफाएं हैं महाराष्ट्र राज्य में। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में किसने की थी? अकबर ने। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। बंगाल विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 में। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर डिस्कस कर लेते हैं। किस देश ने घरेलू सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नेशनल गार्ड बल के निर्माण की घोषणा की है? इजराइल ने। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य निम्न में से कौन सा बन गया है? असम। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? गंगा नदी की डॉल्फिन। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सुश्री MS फातिमा बीबी। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है, पाला अर्ध भूमि जिसे रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है किस राज्य में स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के नए CEO कौन बने हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उकाई सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।